नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का करारा प्रहार। बोले सरकार चला रही कंपनियां एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया है राकेश टिकैत ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार पर अखिलेश का निशाना। बोले यूपी में जंगल राज और अपराधी बेलगाम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस जासूसी कांड की जांच, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला होता है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत का करारा प्रहार। बोले सरकार चला रही कंपनियां एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार को कंपनियां चला रही है। संसद से बड़े व्यापारी गए हैं, कृषि कानून बाद में बने, लेकिन व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए। एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। एमएसपी पर 60% फसल व्यापारियों की खरीदी जाती है, जबकि किसान एमएसपी के लिए परेशान है। महापंचायत को लेकर कहा कि 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत में कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। शनिवार को राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बड़ौत जाते वक्त शाम 5:45 बजे राष्ट्र वंदना चौक पर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकार वार्ता करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, जिसमें कड़े फैसले होंगे। महापंचायत में कोई राजनीतिक दल भाग नहीं लेगा, न हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और न हम किसी को समर्थन देंगे, लेकिन गाँव में जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है और तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, तब तक आंदोलन चलेगा। कहा कि किसान कमजोर नहीं है, वह अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। उन्होंने कहा कि एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिलता। एमएसपी पर 60% फसल व्यापारियों से खरीदी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर अखिलेश का निशाना। बोले यूपी में जंगल राज और अपराधी बेलगाम। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यूपी पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूपी में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और वह अब बस सन 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। उन्होंने यूपी में बड़े अपराध का हवाला देते हुए कहा कि आगरा में होजरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलीगढ़ के धर्मपुर गांव में बरामद में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई। चंदौसी के विकास नगर में कन्फेक्शनरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। बरेली में संजय नगर में दादी के साथ बाजार गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। उन्नाव के बीगापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म में विफल रहने का गला दबाकर हत्या का प्रयास भी जब असफल रहा तो उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। शाहजहांपुर में बेटे की हत्या होने के बाद माता पिता थाने में सिर पीटते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस जासूसी कांड की जांच, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की जासूसी की रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराई जाए। दरअसल मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों सहित लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही की निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ब्रिटास ने रविवार को एक बयान में कहा कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने संबंधी परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा इसलिए इस संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन सरकार ने स्पाईवेयर द्वारा जासूसी से ना तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान जहां बुलाएंगे मैं नंगे पांव उनसे मिलने जाऊंगा, नवजोत सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को कहा कि उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की जीत शीर्ष प्राथमिकता है और केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान जहां भी उन्हें बुलाएंगे उनसे मिलने वह नंगे पांव जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का संघ है।
किसान पिछले वर्ष नवंबर से ही कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू ने चमकौर साहिब में संवाददाताओं से कहा, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की जीत को शीर्ष प्राथमिकता मानता हूं। मैं पिछले एक वर्ष से किसान आंदोलन को पवित्र बताता रहा हूं। राज्य कांग्रेस प्रमुख बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां जोरदार स्वागत किया। चमकौर साहिब पंजाब के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है। पार्टी समर्थकों ने सिद्धू के काफिले पर फूल बरसाए। क्रिकेट खिलाड़ी से नेता बने सिद्धू ने कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। मोरिंडा में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से पंजाब सरकार उनके लिए काम कर सकती है। सिद्धू ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार बड़े पैमाने पर उनकी सहायता कर सकती है। देखिए, बढ़ती महंगाई, पिछले 25 वर्षों से घटती पैदावार और आय ने किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य किया है। यह हमारी मंशा है कि सामाजिक आंदोलन को आर्थिक ताकत में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उन्होंने अपने घर पर काला झंडा लगाया था। उन्होंने कहा, जब भी वे मुझे बुलाएंगे मैं उनका आशीर्वाद लेने नंगे पांव जाऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात पर राहुल गांधी का कटाक्ष, अगर समझते देश की मन की बात, ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। जी हां दोस्तों, इन दिनों देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की किल्लत के चलते राज्य सरकारों को कुछ वैक्सीन सेंटर को कई बार बंद भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई जगह वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। लिहाजा वैक्सीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि अगर वैक्सीन को लेकर देश के मन की बात को समझा जाता तो हालात ऐसे नहीं होते। राहुल गांधी ने एक 45 सेकंड का वीडियो भी ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अलग अलग उन खबरों की क्लिपिंग को दिखाया है जहाँ देश में वैक्सीन की कमी है। राहुल ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, अगर समझते देश के मन की बात, ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। बता दें कि वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने टीकाकरण पूरा होने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की है और ये रीढ़ की हड्डी नहीं होने की मिसाल है। उन्होंने ट्वीट किया, लोगों के जीवन का सवाल है और सरकार कोई समय सीमा नहीं मानती। यह रीढ़ की हड्डी नहीं होने की एक मिसाल है। इसी हफ्ते राहुल ने कहा था कि केंद्र सरकार के गलत फैसलों के कारण कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगभग 50 लाख भारतीयों की मौत हुई। गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा एक नया अध्ययन शेयर किया था, जिसमें महामारी की शुरुआत से जून 2021 तक 3 अलग अलग डेटा स्रोतों से अधिक मृत्यु दर का अनुमान लगाया गया। कांग्रेस नेता ने उस खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने संसद को बताया है कि टीकाकरण अभियान पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आए, ममता बनर्जी के मिशन दिल्ली को ऐसे समझें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। अब वो बंगाल से बाहर निकल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। उस सिलसिले में वो 26 जुलाई से 5 दिन के दौरे पर दिल्ली में होंगी। खास बात यह है कि 28 जुलाई को होने वाली बैठक में उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और आरजेडी के न्योता भेजा है। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को भुलाना होगा, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ विकल्प तैयार कर सकेंगी। दरअसल यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा कभी कामयाब नहीं रहा। केंद्र की सत्ता में काबिज दल को हटाने के लिए कवायद तो शुरू होती है, लेकिन पीएम कौन होगा यह विषय जटिल रहा है। इस समय देश की सत्ता पर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए काबिज है। अगर बात 2024 की करें तो एनडीए लगातार जो टर्म पूरा कर रही होगी। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए 2024 में सत्ता में आकर एक अलग तरह का कीर्तिमान बनाएगी या विपक्षी मोर्चा बीजेपी को हटाने में कामयाब हो सकेगा। इस सवाल के जवाब में जानकार कहते हैं कि इसमें शक नहीं है कि अब गैर बीजेपी दलों को लगता है कि जनता के सामने मजबूत विकल्प पेश करना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल वही मौजूद रहता है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। जानकार बताते हैं कि बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी का हौसला बढ़ा है। एक धड़ा यह मानता है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस को यह कबूल होगा कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता चुनाव से पहले मानेंगी? इसका जवाब ना में है। हाँ, एक तस्वीर यह बन सकती है कि 2024 में त्रिशंकु सरकार बने और तीसरे मोर्चे के तौर कांग्रेस उनकी दावेदारी को स्वीकार करे, लेकिन लेफ्ट के सामने चुनौती होगी कि वो क्या फैसला लेता है। बहरहाल 2024 के चुनाव में अभी समय है, लिहाजा उस समय किस तरह की तस्वीर बनेगी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ममता को लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए समय जाया नहीं करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की हुंकार, 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है, इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा।
सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे। हरियाणा सरकार की सख्ती के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसान हरियाणा सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि रणनीति के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है। यदि सरकार हमारी शक्ति देखना चाहती है तो एक बार बताए। गुरनाम चढ़ौनी के अलग होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि विचार अलग होने के चलते ऐसा किया गया है। किसान मोर्चा चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन चढ़ौनी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वह भी जल्दी ही साथ आ जाएंगे और उनका विचार भी बदलेगा। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा किसानों को मवाली बताने के सवाल पर कहा कि किसान महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा। दिल्ली में जारी है किसान संसद। दिल्ली में जंतर मंतर पर 200 किसान जनप्रतिनिधियों की संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के पैरोकार के तौर पर बतौर कृषि मंत्री चुने गए किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ विपक्ष के सवालों से घिरे रहे। जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर लगातार दूसरे दिन किसान संसद में मंडी कानून पर चर्चा जारी रही। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान की भी आलोचना की है। आखिर में शाम को किसान संसद का सत्र सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार की किसान संसद में सिर्फ महिलाएं हिस्सा बनेंगी। 200 महिला किसान प्रतिनिधियों पर सत्र के संचालन से लेकर हर गतिविधि तक जिम्मेदारी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले अपराध जगत के लिए हीरो बन गए हैं यूपी के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को एक बार फिर यूपी को घेरते हुए उस पर कड़ा जुबानी प्रहार किया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि कभी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज अपराध जगत के लिए हीरो बन गए हैं और उनका संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लूट, अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटना नहीं घटती हो। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। उन्होंने कहा कि अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। मीडिया की आवाज आईटी और ईडी के द्वारा दबाई जा रही है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और अब वह बस सन 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश करते 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में पैसा बरामद। जी हां दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश रचे जाने को लेकर रांची के बड़े होटलों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार स्पेशल ब्रांच की टीम की छापेमारी में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन पर आईपीसी की धारा 419, 420, 124A, 120B, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8-9 के तहत केस दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड की मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश रच रहे थे। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने कुछ बड़े होटलों में छापेमारी कर 3 लोगों को डिटेन किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में पैसा भी बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सादे लिबास में पुलिस ने राजधानी के होटलों में छापेमारी की। छापेमारी करने वाले पुलिसकर्मी के विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। गिरफ्तार लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मौके से कई कागजात व सीसीटीवी फुटेज में जब्त किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से मौत, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने ऐसी मृत्यु पर ऑडिट के दिए आदेश, कहा झूठ बोल रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर में किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। केंद्र सरकार के इस दावे को झूठा बताते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्य भर में कोरोना से हुई मौतों के ऑडिट करने के आदेश दिए हैं, ताकि यह पता किया जा सके कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनसे कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा नहीं पूछा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सिर्फ प्रतिदिन होने वाली मौतों और दूसरे अन्य आंकड़ों को बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस मामले में झूठ बोल रही है। समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी अब तक ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम इसके आंकड़े को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। हम इस मामले में सब कुछ पारदर्शी रखना चाहते हैं और कुछ भी छिपाना नहीं
चाहते हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक ऑडिट शुरू भी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं और राज्य की जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जानकारी है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के साझा करे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी दावा किया है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन सरप्लस था। राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 388.87 मीट्रिक टन था और अधिकतम खपत 180 मीट्रिक टन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगी ममता, दीदी ने दिए संकेत, पर क्या कांग्रेस को होगा कबूल? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। तृणमूल प्रमुख ममता, जो अपने करियर के सबसे कठिन चुनावों में से एक को जीतने के बाद सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभरी है, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी की शहीद दिवस रैली में उन्होंने अपना वार्षिक संबोधन हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में दिया था। इस दौरान बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति के केंद्र के रूप में उभरी है। यदि आप उनके भाषण को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह भाजपा विरोधी वोटों को एकत्र करना चाहती है और भाजपा के खिलाफ लोगों का गठबंधन बनाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बनर्जी ने 2014 और 2019 के अपने अनुभवों को देखते हुए विपक्षी एकता का आह्वान किया है, जब विपक्षी खेमे में नेतृत्व, एकता और समन्वय की कमी ने भाजपा को सत्ता में आने में मदद की थी। उन्होंने कहा, 2014 और 2019 के दौरान एक संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास कारगर नहीं हुए क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले इसकी पहल की गई थी। इससे मतदाताओं में स्वीकृति की भावना पैदा नहीं हुई। इस बार हम चाहते हैं सभी मतभेदों को दूर करें और प्रक्रिया को समय से पहले रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में ओवैसी की शर्त, अखिलेश मुस्लिम को बनाए डिप्टी सीएम तो हो सकता है एसपी एआईएम का गठबंधन। जी हां दोस्तों, सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएम ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त यह रहेगी कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगस्त की शुरुआत में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी अभी कुछ ही दिन पहले मुरादाबाद व आसपास के इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर विचार किया था। अगस्त की शुरुआत के अपने इस दौरे में ओवैसी प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा इसी दौरान वह बुद्धिजीवियों के अलग अलग समूहों से भी मिलेंगे। इसमें खास तौर पर मुस्लिम, दलित व पिछड़े वर्ग के वकील, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य प्रोफेशनल भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि यूपी में संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो गया है। सभी 75 जिलों में जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जिला इकाइयां भी गठित हो चुकी है। पार्टी यूपी के इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बातचीत में शौकत अली ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस बार यूपी में अगर भाजपा को रोकना है तो सपा बसपा के साथ हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर लड़े। इससे मुसलमानों का 20% वोट बिखरने से बच जाएगा। मोर्चे के संयोजक ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनके मोर्चे की सरकार बनती है तो प्रदेश में हर साल नया मुख्यमंत्री होगा, यानी 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में एक एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी या मोर्चे का कोई गठबंधन नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो भी इस जहाज पर सवार होता है वह खुद भी डूब जाता है। रही बात आम आदमी पार्टी की तो उसका यूपी में कोई जनाधार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह बोले, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह कठिन, प्राथमिकताएं दुरुस्त करे भारत। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसकी वजह से थोक महंगाई दर में भी वृद्धि हुई है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हावी है। संसद में हंगामा काफी चल रहा है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए आगे की राह 1991 के आर्थिक संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और देश को सभी भारतीयों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचना होगा। आगे कहा कि देश में अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी मुश्किल वक्त आने वाला है। मनमोहन सिंह 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कोरोना महामारी के बाद पैदा हुए आर्थिक संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि
1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपने बयान में मनमोहन सिंह ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 30 सालों में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी को मात दे चुके हैं, लाखों करोड़ों नौकरियों के मौके बने हैं। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना शुरू हुई, जिसका परिणाम यह है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि उन्होंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। इससे उनको काफी खुशी और गर्व की अनुभूति होती है। आगे कहा कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार आर्थिक प्रगति की, लेकिन कोविड के कारण हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से वह बहुत दुखी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।